मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको कृतिका के माता का आंचल पाठ की व्याख्या की। उस पाठ में आपको बताया कि पूरी कहानी जो है एक बच्चे जिसका नाम भोलानाथ है उसके ऊपर आधारित है। अब मैं आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर को बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? इस प्रश्न में पूछा गया है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, तो यहाँ पे भोलानाथ की बात हो रही है कि भोलानाथ का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, लेकिन जब उसके ऊपर विपदा आती है, विपत्ति आती है, तो वो पिता के पास न जाकर माँ के पास जाता है। आपने इस कहानी में पढ़ा भी है कि भोलानाथ जो है वो अपना अधिक से अधिक समय अपने पिताजी के साथ व्यतीत करता था। पिताजी के साथ उठना बैठना, नदी की तरफ जाना, पिता के साथ खेलना, पिता का भी उसके हर खेल में शामिल होना, सब कुछ भोलानाथ का पिताजी के ही साथ था। लेकिन एक ऐसी घटना होती है कि जिस घटना की वजह से भोलानाथ को अपने पिता से कहीं अधिक जो जरूरत महसूस होती है वो है उसकी माँ, कि वो उस मुसीबत में अपनी माँ के ही पास जाता है। वो घटना होती है कि जब भोलानाथ खेत में जाता है, वहां वो चूहे के बिल में पानी डालता है, तो उस बिल से एक सांप निकल करके आता है और उस सांप को देखकर भोलानाथ और उसके साथी वहां से भाग के अपने घर आते हैं। पिताजी भोलानाथ को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन भोलानाथ पिताजी के पास नहीं जाता है, वह अपनी माँ के पास जाता है, क्योंकि उसे उस वक्त अपनी विपत्ति के वक्त, अपनी मुसीबत के वक्त जो सुरक्षा का एहसास अपनी माँ के पास हो रहा था, पिताजी के पास नहीं महसूस हो रहा था। वो अपनी माँ की आंचल में छुप जाता है और अपनी माँ के आंचल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो पिताजी के साथ जो उसका जुड़ाव था, लेकिन माता के साथ उसका जो अपनत्व था, लगाव था, जो सुरक्षा की भावना थी, वो सब वो अपनी माँ की आंचल में महसूस करता है। तो इसलिए भोलानाथ विपदा के समय पिताजी के पास न जाकर के अपनी माँ के पास जाता है। अगला को प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? आपने इस कहानी में भी पढ़ा कि भोलानाथ एक बहुत ही छोटा बच्चा है और बच्चों की जो एक स्वाभाविक आदत होती है कि एक पल में हंसना, दूसरे ही पल में रोना, फिर हंसना, यानी बातों को भूल जाना। वो अबोध होते हैं, निश्चल होते हैं, सरल हृदय के होते हैं, उनके मन में कोई भी दुर्भावना नहीं होती है। जब माताजी उसे कन्हैया बना देती हैं, उसके बालों को गूंद कर चोटी बना देती हैं, तो भोलानाथ रोने लगता है और रोते रोते बाबूजी के पास आता है। और लेकिन जब वो अपने साथियों को देखता है, साथियों की टोली को देखता है, तो वो रोना सिसकना भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वो किस बात के लिए रो रहा था, और उस निश्चल सरल हृदय के कारण वो सिसकना भूल करके अपने साथियों के टोली में शामिल होकर के हंसते खेलते खेलने में शामिल हो जाता है। तो ये बच्चों की एक स्वाभाविक आदत होती है कि वो किसी भी बात को अपने मन में नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब जब खेलते किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते। आपको यदि अपने खेल आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। आपने इस पाठ में भी पढ़ा कि भोलानाथ खेलते खेलते समय कुछ न कुछ तुकबंदियां किया करता था और उन तुकबंदियों के ही आधार पे वो अपना खेल खेलता था। तो बच्चों, आपको
अपने बचपन से जुड़ी हुई तुकबंदियां अगर याद हो तो उन्हें आप लिख दीजिएगा कि आप भी खेल खेलने में कोई ना कोई तुकबंदियां जरूर किया करते होंगे। अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। भोलानाथ का जो ग्रामीण परिवेश था, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि थी, वो अभावों से भरी हुई थी। उस वक्त हर चीजें उपलब्ध नहीं थी। भोलानाथ और उसके साथी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने खेल और खेलने के सामग्री को बना लिया करते थे। उनको यदि खेलना होता था तो खेलने के लिए उनको वो चबूतरे पर मंच बना लेते थे और उसी पर अपनी नाटक मंडली किया करते थे। समय के हिसाब से मिठाई की दुकान बनाते थे तो पत्तियों की पूड़ियाँ बना लेते थे, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बना लेते थे, ढेले के पेड़े बना लिया करते थे। इस तरीके से हर इन्हीं सब चीज़ों से अपनी कोई ना कोई सामग्री इकट्ठा कर लेते थे। बारात निकालने का काम करते थे तो चूहेदानी की पालकी और बकरी की सवारी कर लिया करते थे। इस तरीके से वो अपने खेल और अपने खेल की सामग्री को इकट्ठा करते थे। लेकिन बात अगर आज के परिवेश की जाए तो भोलानाथ का परिवेश और आज का परिवेश दोनों में बहुत फर्क है। बदलते समय के अनुसार आज जो परिवर्तन हो गया है उसके हिसाब से आज के बच्चों का खेल और खेल सामग्री बहुत अधिक हो गया है। वो पूरी तरीके से मशीन पर आधारित हो गया है। बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल, वीडियो गेम इत्यादि खेल उपलब्ध हो गए हैं। वो क्रिकेट से खेलने लग गए हैं, लूडो, शतरंज, इन सभी चीज़ों से खेलने लग गए हैं। तो भोलानाथ के समय की खेल और खेल सामग्री और आज के समय की खेल और खेल सामग्री में बहुत परिवर्तन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। मैंने आप पाठ को एक्सप्लेन करते समय आपको बताया कि भोलानाथ जो था वो अपने पिता के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करता था। तो पाठ में ऐसे कई प्रसंग हैं जिनको जो ऐसे हैं जो हमारे दिल को छू गए हैं। पहला ये कि भोलानाथ प्रतिदिन सुबह उठ करके पिताजी के साथ नहा धो करके पूजा पाठ किया करता था। पिताजी भोलानाथ को अपने कंधे पर बैठा करके नदी की तरफ ले जाते थे और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते थे। जब नदी से लौटते थे तो भोलानाथ को पेड़ों की डालियों का झूला झुलाते थे। भोलानाथ के साथ कुश्ती लड़ते थे और कुश्ती में जानबूझकर हार जाते थे। भोलानाथ पिताजी के छाती पे चढ़ करके उनकी मूछें खींचता था तो पिताजी प्यार से उसके गालों पर चुम्मा दे देते थे। इस तरीके से भोलानाथ बहुत खुश हो जाता था। माँ भी भोलानाथ को अपने हाथों से खाना खिलाती थी और अंत में जब भोलानाथ सांप को देखा तो वो अपनी माँ के आंचल में आकर छुप गया। तो ऐसे इस पाठ में कई प्रसंग हैं जो हमारे दिल को छू गए हैं। अगला प्रश्न है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो देखिए, पहले हम इस प्रश्न को समझ लें कि इस पाठ में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति, यानी आपको दो ग्रामीण संस्कृतियों का वर्णन करना है। पहला जो 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति थी और दूसरा आज की ग्रामीण संस्कृति। तो जो 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति थी वो अभावों से भरी हुई थी। उस वक्त इतना विकास नहीं हुआ था। अपने जरूरत के हिसाब से भोलानाथ अपने चीजों को उपलब्ध कर लिया करता था। खेलने के लिए उसे किसी भी खेल सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती थी।
वो जिस खेल को सोचता था उसी खेल के हिसाब से अपनी सामग्री को इकट्ठा कर लेता था। लेकिन आज की जो ग्रामीण संस्कृति है वो एकदम भिन्न है। 30 के दशक के हिसाब से आज की ग्रामीण संस्कृति काफी आगे आ चुकी है। आज गांव के लोग भी जागरूक हो चुके हैं, उन्हें शिक्षा का महत्व पता चल चुका है और वो भी कहीं ना कहीं शहर के हिसाब से अपने आप को चेंज करने लग गए हैं। उनके पास भी बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठे करने के साधन उपलब्ध हो चुके हैं। शिक्षा के लिए वो बच्चों को शहर भेजने लग गए हैं और अपने कृषि यंत्रों का भी उन्होंने विकास कर लिया है। तो आज की जो ग्रामीण संस्कृति है वो पूरी तरीके से उन्नति की तरफ बढ़ चुकी है। तो 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति और आज की जो ग्रामीण संस्कृति है वो एकदम ही भिन्न है। अभी आप इतना प्रश्न समझ रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ ये आप समझ चुके होंगे। आगे मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।